नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस संयुक्त संपादकीय विश्लेषण के सत्र में। मैं ध्रुव जानी। आज हमारे पास दो मुख्य लेख है। दोनों ही लेख अलग अलग न्यूज़पेपर से, अलग अलग समाचार पत्रों से है, जिसमें द हिंदू और TOI का यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया का समावेश होता है। लर्निंग टू लेट गो द हिंदू में प्रकाशित लेख है आज के दिन, और वहीं जो स्टेप अवे है वो लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित है। दोनों की जो विषय वस्तु है, दोनों का जो कंटेंट है वो सेम है। और अगर हम हमारे सब्जेक्ट के संदर्भ में देखें, सब्जेक्ट संबंधी बात करें, तो दोनों ही लेख जो है वे सबसे प्रथम तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से ताल्लुक रखते हैं, एंड उसके बाद इकोनॉमी में भी इश्यूज रिलेटिंग टू टैक्सेशन की बात करते हैं। हमने हाल ही में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा जो फैसला सुनाया गया, जिसमें भारत सरकार को दरअसल फटकार दी गई और भारत सरकार के ऊपर एक आदेश जारी किया गया कि आप कैन इंडिया एनर्जी कंपनी जो है उसको आप जो है कुछ मात्रा में कुछ मुआवजा यानी कि कुछ कंपेंसेशन चुकाए। तो पूरा मामला देखेंगे। इसके साथ साथ कैन के मामले के साथ साथ हमें एक मामला देखना है, वो वोडाफोन इंडिया और भारतीय संघ का था, जो कि 2007 का था। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, मामले तो हमारी परीक्षा की दृष्टि से थोड़े कम महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो निसंदेह है, मगर कुछ कम है। मगर यहाँ जो अति महत्वपूर्ण है, जो कोर इंपोर्टेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है, वो रहेगा दो पर्टिकुलर टर्म है, जिसमें सर्वप्रथम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स या आप कह लीजिए टैक्सेशन, एंड दूसरा रहेगा कैपिटल गेन एंड विथहोल्डिंग टैक्सेशन या टैक्सेशन पेमेंट कह लीजिए। ठीक है, तो ये दो मुख्य मुद्दे हैं जो हमें आज पढ़ने हैं, जिसके बारे में देखना है। हम दो मामले भी देखेंगे, वोडाफोन इंडिया और भारतीय संघ का मामला देखेंगे 2007 का, और उसके साथ साथ केन इंडिया और भारतीय संघ का मामला 2015 का, दोनों को देखेंगे। दोनों के फैसले जो है उसको भी देखेंगे, और दोनों फैसले में भारतीय सरकार का क्या पक्ष रहा वो भी जानने का प्रयास करेंगे, या ये मामले दरअसल थे क्या वो देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत हम लोग तस्वीर से करेंगे। कंबाइंड लेख है तो दो तस्वीर हमारे पास मौजूद है, एक ही कॉलेज में, और एक द हिंदू की और वहीं दूसरी जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंधी है। दोनों ही लेखों में दरअसल जो माहिती है वे सामान्य सी दी गई है, कुछ एक्स्ट्रा माहिती नहीं दी गई है। इसीलिए हम लोग इस लेख में जो बातें की गई है इस लेखों में उन बातों को हम लोग हमारे आगे के सेशन में कर लेंगे, उसको हम साथ में ले लेंगे। मगर यहाँ हमें देखना है कि दरअसल रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है, और उसके साथ साथ कैपिटल गेन्स प्लस विथहोल्डिंग टैक्सेशन पेमेंट क्या होता है, जो हमारे लिए आज के मुख्य कह लीजिए तत्व है। देखेंगे, हमें सबको मालूम है, हमारे सामने समाचार आए हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि नेदरलैंड के द हेग सिटी में स्थित है, उसने एक फैसला सुनाया, और उस फैसलों के मुताबिक भारतीय सरकार को आदेश दिया गया है कि वो कुछ रकम जो है वो जुर्माने के तौर पर केन इंडिया को दे, क्योंकि भारतीय सरकार ने वह पर्टिकुलर कंपनी केन एनर्जी के साथ जो है वो मानहानि की है। तो उसी के चलते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यह फैसला सुनाया है। तो पूरा मामला भी देखेंगे, मगर यहाँ निष्कर्ष से शुरुआत करेंगे, फिर आगे हमारी जो जर्नी है वो जारी रखेंगे। देखते हैं। केन एनर्जी PLC वो भारत सरकार के एक मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने केन एनर्जी PLC का फैसला लेते हुए भारत सरकार विरुद्ध अपना फैसला सुनाया है। का पक्ष लेते हुए यहाँ पक्ष रहेगा, द जजमेंट एक्चुअली केम इन फेवर ऑफ केन एनर्जी PLC या केन एनर्जी, और भारत सरकार के विरुद्ध यह पूरा का पूरा फैसला रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हम लोग उसका बिल्डिंग आगे देखने वाले हैं। यह जैसे मैंने बताया कि नेदरलैंड का द हेग स्थित है, जहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी स्थित है। और एक आश्चर्यजनक बात यह है कि दोनों ही ये कोर्ट, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले लीजिए और एक ले लीजिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, दोनों ही कोर्ट सेम ही बिल्डिंग से ऑपरेट करते हैं। दे आर एक्चुअली सिटिंग इन द सेम बिल्डिंग, बट यहाँ भिन्नता कहाँ है कि ऐसे जो टैक्सेशन रिलेटेड मामले होते हैं या इकोनॉमी के रिलेटेड मामले होते हैं, मल्टीनेशनल मामले, उसको हैंडल करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। वही जो
इकोनॉमिक्स से परे जो मामले हैं, उसके अलावा के जो मामले हैं, वे सब जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसीलिए कुलभूषण यादव का जो केस है वो यहाँ गया है, और वोडाफोन इंडिया और केन एनर्जी लिमिटेड का जो केस है वो रह गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। तो दोनों ही सेम बिल्डिंग में बैठते हैं, मगर उन लोगों के फंक्शंस डिफरेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज रिलेटेड टू द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द टैक्सेशन इन द मल्टीनेशनल कंट्रीज, और वही जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इट एक्चुअली सीज द केसेस अपार्ट फ्रॉम द टैक्सेशन डिस्प्यूट्स। प्लस एक और भी तफावत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो पार्शियल यूनाइटेड नेशन के साथ काम करता है, यानी कि यह यूनाइटेड नेशन का कोई अंग नहीं है। वहीं दूसरी बाजू जो आईसीजे है, इट इज ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, इट इज अ फुल टाइम ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो हम लोग उसकी एक मुख्य संस्था कह सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, इसी ही तरह हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को मुख्य संस्था यूनाइटेड नेशन की नहीं कह सकते। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। ऐसे मामलों में यह भारत सरकार की दूसरी हार है। जैसे मैंने बताया कि देयर आर टू केसेस, एक वोडाफोन इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, या यूनियन ऑफ इंडिया कह लीजिए, और दूसरा जो है वो है केन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मामला थोड़ा पुराना है, 2007 का है वोडाफोन वाला, और वहीं जो कैन वाला है वो 2015 का है, जिसका फैसला 2 दिन पहले आया है और जिसने जो है हड़कंप मचाकर रख दिया है। आज भारत को अपने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट को भूल जाना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, ये टर्मिनोलॉजी में देखनी है कि यह दरअसल होता क्या है, और ये अमेंडमेंट किए क्यों गए थे, और आज ये इतने विवादास्पद क्यों है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि यह जो रेट्रोस्पेक्टिव है, यह सिर्फ भारत में ही विवादास्पद है ऐसा नहीं है। दे आर एक्चुअली कंट्रोवर्शियल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। किसी भी सरकार हो, अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव कानून लाती है तो वो अच्छा नहीं माना जाता, वो बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना जाता, मगर वो सरकार की तिजोरी जो है वो भर सकता है। तो इसीलिए अलग अलग समय के बिंदु पर अलग अलग देशों के द्वारा यह रेट्रोस्पेक्टिव प्रावधान का जो उपयोग है वो जो है किया जा रहा है, जैसे भारत ने भी किया था। इन केस ऑफ इंडिया, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2012 by our late president Pranab Mukherjee, who was then finance minister in the UPA government, and उन्होंने ही यह वोडाफोन के साथ तब मामला चल रहा था, और उसमें भारत सरकार की जो पकड़ थी वोडाफोन के ऊपर वो थोड़ी ढीली होती नजर आ रही थी। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी तब तक फैसला गया था कि यहाँ जो वोडाफोन है वो सच्चा है, उसका स्टैंड सच्चा है, वहीं जो IT डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका स्टैंड खराब है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। ठीक है, तो वोडाफोन के पास यह पैसे भरवाने के लिए, यह कर के पैसे भरवाने के लिए यह अमेंडमेंट्स किए गए थे, जिसका मीनिंग हम लोग आगे देखने वाले हैं। देखिए, ये जो बिल्डिंग है, यह बिल्डिंग नेदरलैंड के द हेग में स्थित है। द हेग, जहां ICJ का भी हेडक्वार्टर्स है, वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी बैठती है। जैसे हमने जिक्र किया कि दोनों सेम ही बिल्डिंग से ऑपरेट करते हैं, डिफरेंस सिर्फ फंक्शंस में है। दैट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज फंक्शनिंग इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ टैक्सेशन या अन्य कोई इकोनॉमी रिलेटेड डिस्प्यूट्स, while the former one reacts in the non-taxation disputes, non-economic disputes। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। उसके बाद अगर देखें तो ये देखिए, यह कोर्ट का हमारे सामने लोगो है, जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया भारत के विरुद्ध में और वोडाफोन के और केन के पक्ष में। हालांकि आज का जो गर्म मुद्दा वो तो केन एनर्जी वाला ही है, मगर हमें वोडाफोन को भी साथ में रखना है, क्योंकि यह सेम प्रकार का मामला था। थोड़ा ही जो है डिफरेंस था, मगर भारत सरकार की जो मांग थी वो सेम थी दोनों ही मामलों में, कि भारत सरकार को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशंस के प्रोविजन लगाकर
उन लोगों के पास से जो कैपिटल गेन्स था वो लेना था, विथहोल्डिंग टैक्सेशन पेमेंट्स करवाने थे, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करवाना था, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। देखिए, यह हमारा महानुभाव है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर इन लोकसभा प्रेजेंटिंग द बजट ऑफ 2012, जिस बजट में ही रेट्रोस्पेक्टिव टर्म्स के अमेंडमेंट किए गए और आईटी एक्ट 1961 को अमेंड करके उसमें यह जो प्रावधान है वो डाले गए। ईयर 2012 बजट। देखिए, होता क्या है रेट्रोस्पेक्टिव में, रेट्रो, ठीक है, यानी कि पुराना, पास्ट। एग्जैक्टली रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि यह अमेंडमेंट चाहे कोई भी समय पर हुआ हो, मगर इसकी जो इफेक्ट है वो पास्ट से लागू होगी। यानी कि से फॉर एग्जांपल 2020 में, समझ लीजिए जून में, भारत सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान लाकर रख दी है, तो अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होंगे तो जब से प्रावधान लागू हुए, जब से कानून लागू हुआ, तब से वो लागू होगा। मगर अगर उसमें रेट्रोस्पेक्शन की प्रोविजन होगी तो यहाँ टाइम दिया हुआ होगा 5 वर्ष या 10 वर्ष या 20 वर्ष। तो समझ लीजिए अगर 5 वर्ष है तो यह जो जोगवाइयाँ है या प्रावधान है वे 2015 से लगने शुरू हो जाएंगे। अगर 10 ईयर्स का है तो 2010 से शुरू हो जाएंगे, भले तब लॉज ना बने हो, मगर फिर भी यहाँ हमने रेट्रोस्पेक्टिव की प्रोविजंस डाल दी है, देन इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम पास्ट। अगर 20 बरस हो तो ईयर 2000 से ही लागू हो जाएंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट भारतीय सरकार ने क्या किया कि 2007 में जब वोडाफोन ने हचिसन इंडिया को खरीद लिया, वोडाफोन एक यूके की एक बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, वो मैं सबको मालूम है। तो जब उसने हचिसन इंडिया को खरीद लिया तो हचिसन इंडिया को थोड़ा मुनाफा हुआ, तो भारतीय सरकार ने बोला कि भाई आपको तो मुनाफा हुआ है, आपको तो कैपिटल गेन देना होगा, विथ होल्डिंग पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो भारत सरकार ने सर्वप्रथम नोटिस जारी करी वोडाफोन इंडिया के नाम पर और उनसे लगभग 7,990 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग बताए और इसको भरने का आदेश जारी किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा। और उन लोगों ने बोला कि भाई यहाँ कैपिटल गेन हो रहा है और कैपिटल गेन में विथ होल्डिंग पेमेंट होना जरूरी है, तो आप क्या करें कि आप टैक्स डिडक्ट एट सोर्स ही कर दें, हमें हज के पास से नहीं लेना है, मगर हज के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो वोडाफोन ही दे दे और उतने कम पैसे हज को दे। एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर हम देखें तो देखिए यह हचिसन है और ये है वोडाफोन। अब हचिसन जब स्टार्ट हुई थी तब उसकी नेट वैल्यू थी, आप कह लीजिए 10 रुपए, ठीक है। मगर थोड़े समय के जाने के बाद यह कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होने से इसका मूल्य जो है वो बढ़ा और हो गया 100 रुपए। अब वोडाफोन को खरीदना है, 2007 में यह डील हुई, तो क्या हुआ कि वोडाफोन ने यहां 100 रुपए देकर हचिसन इंडिया को खरीद लिया। अब सरकार का पक्ष ये था कि आईटी एक्ट में ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, आप होल्ड कर रहे हो और जब आपने ली और बेची, उस बीच के समय में इस होल्डिंग पीरियड में अगर उसकी कीमत में इजाफा हुआ है, अगर आपको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, देन यू नीड टू पे कैपिटल गेन। अब यह कैपिटल गेन जो है यह विथ होल्डिंग होना चाहिए, विथ होल्डिंग। तो फॉर एग्जांपल यहां अगर हम कहें तो 10 से इजाफा हुआ वैल्यू का, हचिसन की वैल्यू का, और इट बिकेम 100, तो यहां 20 रुपए एज ए कैपिटल गेन देना है।
गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई आप हज को सिर्फ 80 ही दो और 20 रुपए हमें दे दो। ये हो गया विथ होल्डिंग, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। हज के पास हमें लेने नहीं जाना है, आप ही हमें दे दो, क्योंकि अब हज जो है वो भी आपकी होने वाली है और हज के ऊपर ही जो है यह टैक्स लगने वाला है, तो आप ही हमें दे दो, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स कर दो, जिसे विथ होल्डिंग कहा जाता है। और इसकी कीमत जो है, इसका अंदाजा भारतीय सरकार ने लगाया 22,000 करोड़ कि इतना कैपिटल गेन टैक्स जो है वो हचिसन को या वोडाफोन इंडिया को चुकाना है भारतीय सरकार को। मगर वोडाफोन इंडिया जो थी वो दृढ़ थी अपने निश्चय में, और उन लोगों ने बोला कि भाई भारतीय सरकार को कि भाई यहाँ हमें एक भी रुपए का टैक्स जो है वो नहीं भरना है। वी आर नॉट एक्चुअली वायोलेटिंग एनी ऑफ द प्रोविजन। हम लोग नहीं कि आईटी एक्ट की प्रोविजन को वायोलेट कर रहे हैं या अन्य कोई ऐसी टैक्सेशन प्रोविजंस के वायोलेट कर रहे हैं, तो हम आपको पैसा क्यों दें। ठीक है, तो इसी दिक्कत में वोडाफोन चला गया बॉम्बे हाई कोर्ट, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में ही फैसला सुना या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर में ही फैसला सुना और वोडाफोन को ऑर्डर किया कि भाई नहीं, आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। वोडाफोन को असंतुष्टि थी, वो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो गलत है। यहाँ वोडाफोन इंडिया का जो इंटरप्रिटेशन है इनकम टैक्स 1961 का, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, वो बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सच्चा है। तो यहाँ वोडाफोन को एक भी रुपया देना नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई यस, इनकम टैक्स के पूरे एक्ट में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, ये बात कंफर्म हो गई। वोडाफोन को अब लायबल बनाने के लिए, वोडाफोन के पास से यह पैसे निकालने के लिए 2012 में प्रणब मुखर्जी ने यह रेट्रोस्पेक्टिव का प्रावधान जो है वो इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया 1961 को अमेंड कर उसमें डाल दिया, ताकि अब वोडाफोन लायबल हो जाए, क्योंकि यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव हो गई है। यह अमेंडमेंट में बोल दिया गया कि भाई 5 वर्ष या 10 वर्ष की यह जोगवाई अब 10 वर्ष से लागू होगी। कैपिटल गेन्स तो देना ही है, 5-10 वर्ष पीछे से लागू हो गया, भले अमेंड आज किया, मगर रेट्रोस्पेक्टिव इसमें एलिमेंट घुसा कर वोडाफोन को लायबल बना दिया। तो इसी मसले को वोडाफोन अपनी ओर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले गया, और वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारतीय सरकार पर फटकार लगाई। मैं आपको बात कर रहा हूँ, यह बात है 2 महीने की या 3 महीने पहले की, जब उसका फैसला आया था। आज जो फैसला आया है वो केन एनर्जी के बारे में आया, मगर फैसले का स्वभाव सेम है। दोनों ही मामलों में, दोनों ही केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने वही ऑब्जर्व किया कि भाई भारत को अपने रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजंस जो है वो उसको भूल जाना चाहिए, उसको फिर से अमेंड कर पूरा एक्ट अमेंड कर इसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ वोडाफोन का जिक्र किया, प्लस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है वो समझा, उसके साथ कैपिटल गेन को समझने का प्रयास किया, और आगे हमने विथ होल्डिंग भी देखा। देखिए, यहाँ कैपिटल गेन एंड विथ होल्डिंग है जिसकी बात हमने की। सेम यहाँ जैसे हमें दृश्यमान है, हमारे पास एक पिक्चर है, यह हचिसन इंडिया है जिसने शुरू किया अपना व्यापार कम पैसों से, थोड़े वर्षों में अपना अच्छा प्रदर्शन करके अपना जो मूल्य है वो इतना बढ़ा लिया, जो पहले छोटा था वो अब मूल्य बड़ा कर लिया। तो अब वोडाफोन यहाँ लेने आई है, सिर्फ वोडाफोन ही कहना उचित रहेगा। तो वोडाफोन ने इतने सारे पैसे चुकाए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस का जो पैसा है, ये पैसा, इसके ऊपर टैक्स लगेगा जो गवर्नमेंट की तिजोरी में जाएगा, और वो टैक्स कैसा होगा, इट विल बी विथ होल्डिंग टैक्स पेमेंट, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जिस कंपनी पर लगा उससे नहीं वसूलना है, मगर जो कंपनी खरीद रही है वह कंपनी के पास से ही हमें ले लेना है। वो कंपनी इतना कम चुकाएगी, और जो पैसे टैक्स के पैसे है वो सीधे सरकार की तिजोरी में जाएंगे। तो ये पूरा मुद्दा, मगर वोडाफोन ने नहीं किया, क्योंकि वोडाफोन जानता था कि भारत में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है, प्लस उसके पास 2 बैकअप थे।
पहला बैकअप, हमें मालूम है कि वोडाफोन जो है वो एक यूके बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। तो इंडिया और यूके के बीच में 1995 में एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई थी जिसे BAT कहते हैं। उसके तहत ऐसा कहा गया था कि भाई ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए या ऐसे ट्रांजैक्शंस जो है वे टैक्सेशन से एग्जम्प्टेड है, उस ट्रांजैक्शंस के ऊपर कर माफ है। तो वोडाफोन ने ये बात आगे रखी। ये पहला मुद्दा रहा। दूसरा मुद्दा, इंडिया नेदरलैंड, सेम एग्रीमेंट BAT, इसमें भी ये बात रखी गई है कि भाई ऐसे ट्रांजैक्शंस को टैक्स से एग्जम्प्ट रखा जाएगा, दे विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ नेदरलैंड क्यों आ गया? कंपनी तो ब्रिटेन की है, ब्रिटेन और भारत के बीच का मामला है, और नेदरलैंड क्यों आ गया? नेदरलैंड इसलिए आया क्योंकि वोडाफोन की जो मुख्य कंपनी है, प्रिंसिपल कंपनी, वो ब्रिटिश है, वो यूके स्थित है, यूके बेस्ड है, मगर उसकी जो एक होल्डिंग कंपनी है, यानी कि उसकी सब्सिडरी कह लीजिए, वोडाफोन होल्डिंग BV, या आप कह लीजिए इंटरनेशनल होल्डिंग, यह एक नेदरलैंड स्थित कंपनी है, नेदरलैंड। तो दरअसल हचिसन इंडिया को वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग BV ने खरीदी थी, नहीं कि प्रिंसिपल वोडाफोन कंपनी ने, जो कि यूके स्थित है, यूके बेस्ड है। तो इसी के तहत यह जो पार्टीज है यह ट्रांजैक्शन की, वो एक बाजू इंडिया है, हचिसन इंडिया, और दूसरी बाजू वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स BV, नेदरलैंड। तो इसी के तहत यह नेदरलैंड और इंडिया की BAT जो है उसको सामने लाया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सामने रखा गया। इंटरनेशनल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और शांति से कह दिया कि भाई भारत सरकार की जो मांग है वो वाजिबी नहीं है, क्योंकि यहाँ वोडाफोन ने, या आप कह लीजिए केन इंडस्ट्री ने, एक भी प्रकार का वायोलेशन ऑफ टैक्सेशन नहीं किया या वायोलेशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ टैक्सेशन नहीं की। तो इसी के तहत इन लोगों के द्वारा भारत को एक रुपया भी जो है देना नहीं है, मगर उल्टा भारत सरकार को गाइड किया कि भाई आप वोडाफोन को 50 करोड़ रुपीस का कंपेंसेशन दे, क्योंकि इसको कंपेंसेट करें, क्योंकि आपने वोडाफोन का समय बर्बाद किया, वोडाफोन के संसाधन बर्बाद किए, समय संसाधन बर्बाद किए। तो इसी के तहत भारत सरकार को उल्टी फटकार लग गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, इन द केस ऑफ वोडाफोन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007। तो ये बात हुई कैपिटल गेन्स और विथहोल्डिंग टैक्स पेमेंट्स की। देखिए, वोडाफोन वर्सेस GUI का टैक्स जो हमने जिक्र किया, हमने पूरा टैक्स पढ़ लिया इसके हेडिंग के आने से पहले ही, क्योंकि थोड़ा समझना जरूरी था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट समझनी जरूरी थी, उसके साथ साथ कैपिटल गेन्स और विथहोल्डिंग टैक्स पेमेंट भी समझना जरूरी था, जिसमें हमें एक एग्जांपल लेना था, और हमने वो एग्जांपल जो है वो यह केस का ही पूरा ले लिया था। तो यहाँ हम लोग इसे स्किप कर सकते हैं। यस, दूसरा जो आज का केस है वो है केन इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केन एक यूके बेस्ड एनर्जी कंपनी है और वो डील कर रही है ऑयल एंड नेचुरल गैस में। फॉसिल फ्यूल की बात है यहाँ, ऑयल यानी कि फॉसिल फ्यूल, नॉट एडिबल ऑयल। ठीक है, यूके बेस्ड है। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो एडिनबर्ग स्थित है, और भारत के साथ कई सालों से यह जुड़ी है इस धंधे में या इस व्यवसाय में। लगभग इसने अपना प्रथम वेंचर जो है वो 1999 में शुरू किया था राजस्थान से, और उसके बाद बहुत ही अच्छा काम भारत के साथ यह करती आई है। मगर पिछले कुछ वर्षों में जब केन ग्रुप पूरा जो समूह था वो अपने समूह में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा था, एक कंपनी से जो है उसका होल्डिंग उठाकर दूसरी कंपनी में रख रहा था, तो उसी बीच भारतीय सरकार जो है उसने हस्तक्षेप किया और केन के पास से टैक्स मांगा। और वो टैक्स कौन सा था? वो था कैपिटल गेन। हालांकि केन वाज एक्चुअली अरेंजिंग देयर इंटरनल, आप कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने समूह में एक आंतरिक फेरफार कर रहे थे, एक आंतरिक संतुलन
जो है बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें एक कंपनी का पोर्टफोलियो उठाकर उसने दूसरी कंपनी को दिया, दूसरी कंपनी का पोर्टफोलियो उठाकर किसी और को दिया। इसी बीच में भारतीय सरकार जो है वो कहीं से भी उड़ती उड़ती आई और बोली कि भाई नहीं, आपको तो यह जो है पूरे का पूरे ट्रांजैक्शन में कैपिटल गेन होता नजर आ रहा है, जिसको आपको पे करना है विथ होल्डिंग कह लीजिए टैक्स पेमेंट, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एक्ट सोर्स करना है, सेम लाइक वोडाफोन। यानी कि अगर केन इंडिया किसी भी अपनी कंपनी को अपना पोर्टफोलियो बेच रही है और प्रॉफिट हो रहा है इसी बीच, तो उसके ऊपर टैक्स देना होगा, और यह टैक्स जो है वो सोर्स से ही कट जाएगा, भारतीय सरकार की तिजोरी में चला जाएगा, ऐसा इनकम टैक्स का कहना था। इनकम टैक्स ने भी दावा कर दिया। इसी बीच यह केन जो है उसका वेदांता ग्रुप के साथ में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ। केन ने अपना कुछ हिस्सा जो था वो वेदांता को बेच दिया। वेदांता भी यूके स्थित है और माइनिंग इंडस्ट्री है, याद रहे ये एनर्जी इंडस्ट्री थी और ये माइनिंग इंडस्ट्री है। तो अब दोनों ग्रुपों का मिलन हो गया। पहले क्या हुआ था, इट वाज अ इंटरनल अरेंजमेंट विद इन द केन ग्रुप, मगर अब केन और वेदांता ग्रुप दोनों साथ में आ गए। केन ने अपना कुछ स्टेक जो है वो वेदांता को बेच दिया, तो इसमें भी भारतीय सरकार जो है वो सामने आ गई और भारतीय सरकार ने फिर से केन ग्रुप के ऊपर जो है कुछ आक्षेप डाले और कहा कि भाई आपको तो टैक्स जो है वो तो देना ही पड़ेगा, और वो भी कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी विथ होल्डिंग टैक्स पेमेंट के साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा मामला था वो अब केन ग्रुप ने उठाकर रख दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कि भाई आप लोग, भारतीय सरकार को बुला लिया कि भाई आप लोग आपके पक्ष के साथ यहाँ आ जाओ, हम लोग यहाँ जो है सुलटा लेंगे। मगर जैसे ही हमने वोडाफोन के केस में देखा, भारतीय सरकार की जो मांग थी वो बेबुनियादी थी, और रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, और बाह्य जो कंपनियां होती है उनके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसी के चलते यह कोर्ट ने फिर से सेम फैसला सुना दिया, सेम जजमेंट दे दिया जो उसने वोडाफोन के बारे में दिया था, और भारतीय सरकार को कहा कि भाई आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आपके कानून के प्रावधान जो है वे ठीक नहीं है, आपके कानून के प्रावधान व्यवसायी जो वातावरण है उसको हानि कर रहे हैं, प्लस इन्वेस्टर्स का जो मोरल है उसको डाउन कर रहे हैं। तो आप कृपया आपके रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स जो है उसको भूल जाए, उसको खारिज करें, और शांति से अच्छी तरीके से बाहरी कंपनियों को बिजनेस करने दे, व्यवसाय करने दे। उसी के तहत अपना फैसला सुनाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 1.2 बिलियन की पेनल्टी भारत सरकार के ऊपर थोप दी, और भारत सरकार को आदेश दिए कि भाई आप इतना पैसा 1.2 बिलियन डॉलर आप केन को चुकाइए, क्योंकि आपकी जो मांगे थी वही अपने आप में बेबुनियादी थी। तो इसीलिए उल्टा भारतीय सरकार के विरुद्ध में यह फैसला है और भारतीय सरकार को पेनल्टी का सामना आज करना पड़ रहा है। प्लस वोडाफोन तो एक बड़ा ग्रुप है, हम समझ सकते हैं, जिसे भारत सरकार को 50 करोड़ रुपए चुकाने हैं, मगर ये जो केन एनर्जी है ये इतना बड़ा ग्रुप नहीं है। इसकी अगर हम वार्षिक आय देखें 2019 की तो 500 बिलियन के आसपास है, 1/2 बिलियन। अब ऐसे में इसे 1.2 बिलियन एक साथ में भारतीय सरकार के द्वारा मिल जाए पेनल्टी के तौर पर, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, यह कंपनी के लिए, यह कंपनी के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए जब यह फैसला आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, तो तुरंत ही दूसरे ही दिन यह कंपनी के जो शेयर थे उसमें 30% का इजाफा हुआ, 30% इंक्रीज, यानी कि इट वॉज सर्किट, अपवर्ड सर्किट हम लोग कह सकते हैं। और ये जो केन ग्रुप है ये लिस्टेड है आज लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, यह लिस्टेड है, अच्छी कंपनी है, मगर उतनी बड़ी नहीं है। तो इसके लिए यह जो आंकड़े हैं वे बहुत ही अच्छे हैं, और अगर भारतीय सरकार को देना पड़े तो निसंदेह यह कंपनी के जो है स्वास्थ्य में सुधार करेगा, कंपनी के ऑपरेशन में सुधार करेगा। तो दिस वाज द होल केस ऑफ केन इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015।
तो यही आज का मुद्दा था और यही आज के दोनों ही संपादकीय लेख के जो है मुख्य विषय वस्तु थे कि कैसे भारतीय सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स लाकर कैपिटल गेन्स लेने की बात की। कैपिटल गेन्स वो भी विथ होल्डिंग पेमेंट के साथ लेने की बात की, विथ होल्डिंग टैक्सेशन पेमेंट के साथ, ठीक है, जो अपने आप में ही बेबुनियादी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इस पूरे के पूरे पर्यावरण को हानि करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जैसे ही 2012 में यह अमेंडमेंट लादे गए बजट के तहत और जब यह कानून पारित हुआ, कानून लागू हुआ, तब दुनिया भर के जो निवेशकार थे, जो उद्यमी थे, एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स एज वेल, उन लोगों में एक दुख की भावना जो है वो प्रसर गई और वे भारत से नाखुश हो गए और अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स थी जो भारत के और वे लोग गाइड करने वाले थे आने वाले वर्षों में, वो उन लोगों ने डाइवर्ट कर दी अन्य देशों में। वे चले गए सिंगापुर, वे चले गए अब कह लीजिए अन्य कोई फारिस्ट के नेशन में जहाँ टैक्सेशन एकदम अच्छा हो, बढ़िया सा हो, ठीक है। तब भी बहुत ही निंदा हुई थी पूरे विश्व में भारत और भारत की नीति थी की। और जैसे मैंने आपको बताया कि यह जो रेट्रोस्पेक्टिव जो प्रोविजन है वो अपने आप में ही विवादास्पद है। कोई भी देश हो, जब जो कोई भी देश में लगती है तो वहां से विवाद जो है वो शुरू हो जाता है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया से भी यह विवाद शुरू हुआ था, इसके पहले यूएस से भी शुरू हुआ था और आज के दिन आज जाके भारत में भी यह परिस्थिति जो है वो खड़ी हो चुकी है। तो यहाँ भारत के लिए, भारतीय सरकार के लिए यही सूचन है, यही अनुशंसाएं है कि वे लोग यह रेट्रोस्पेक्टिव को भूल जाए और फिर से जो अमेंडमेंट्स है उसको खारिज कर दे, फिर से इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करे, रेट्रोस्पेक्शन फ्री करे। तब मुझे याद है जब 2012 में प्रणब मुखर्जी के द्वारा स्पीच दी जा रही थी और जब उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजंस का जिक्र किया लोकसभा के सामने, तब विपक्ष से भारी मात्रा में विरोध हुआ था। इनफैक्ट दे एक्चुअली टर्म्ड इट एज अ टैक्स टेररिज्म। मगर जब विपक्ष जो था वो जब आज शासक पक्ष के तौर पर काम कर रहा है या शासन में आ गया है, तब भी इन लोगों ने यह फेरफार नहीं किए है। पहले से स्टेटस को जो है वो नहीं किया, मगर इस अमेंडमेंट को चालू रखा है, रेट्रोस्पेक्शन इफेक्ट को चालू रखा है, जो कि एफडीए के मामले में, एफडीए को खींचने के मामले में बहुत ही हानिकारक है और नेगेटिव साबित हो सकते हैं। तो हमने आज कई सारे मुद्दे देखे जिसमें हमने दो अहम कॉन्सेप्ट्स देखे। एक था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन और दूसरा था कैपिटल गेन्स विथ होल्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेशन। उसके बाद हमने दो मामले देखे जिसमें वोडाफोन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है मामला था और साथ साथ हमने केन इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2015 का मामला देखा जिसका फैसला 2 दिन पहले ही आया था। इनफैक्ट वही आज के सेशन का आधार था। आई होप कि यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले लेक्चर के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।